स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। मैं बालकृष्ण आपके लिए इतिहास लाया हूँ। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा किस प्रकार से राजा का स्वरूप बदल रहा था, वैदिक सभ्यताएं आगे विकसित हो रही थी और अब जनपद से महाजनपद का निर्माण हो चुका था। महाजनपद के निर्माण के बाद, साम्राज्यों के विकास हो जाने के बाद, साम्राज्य का या महाजनपद का संचालन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए राजा क्या व्यवस्था करता है। तो सबसे पहले हम उस बिंदु पर अध्ययन करेंगे जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कर प्रणाली को विकसित करना। तो सबसे पहले जो है राजा टैक्सेस को अप्लाई करता है। टैक्सेस जो है हमारे सामने कई प्रकार से आते हैं, उनमें एक-एक करके मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला जो टैक्स आता है वह आता है कृषि उत्पादन में होने वाला टैक्स। दूसरा जो आता है वो आता है व्यापार कर, व्यापार के माध्यम से प्राप्त होने वाला कर। तीसरा जो आता है वह आता है शिल्पकारी, शिल्पकारी के कार्य से जो भी धनार्जन होता था उस पर जो टैक्स राजा प्राप्त करता था वह। और चौथा जो बिंदु है वह आता है पशु एवं पशु द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त किया गया कर। और पांचवा जो बिंदु आता है हेडरर्स, और हेडरर्स के साथ साथ जो गैदरर्स थे, पांचवा बिंदु है हेडरर्स, हेडरर्स एंड गैदरर्स। गैदरर्स द्वारा प्राप्त जंगल की वस्तुएं, जंगल की वस्तुएं। आप सोच रहे होंगे जंगल में ऐसा क्या होता था जिसके लिए राजा इतना अधिक लाभान्वित होता था। जंगल में आज भी, पहले तो और भी अधिक जो है वातावरण हमारा शुद्ध था, तो आज भी बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां, कीमती लकड़ियां और अन्य भी कई कीमती जंगल में जो है देखने को मिलती हैं। और उस समय अभी अधिक शुद्ध वातावरण होने की वजह से, विशेष रूप से आयुर्वेद जो अपने में एक उत्कर्ष स्तर था, कितना अधिक विकसित था आयुर्वेद, तो उस समय जो जड़ी बूटियां यानी कि मेडिकल साइंसेस के लिए वस्तुएं प्राप्त होती थी, माध्यम से राजा अपनी चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करता था। इसके अलावा जो कीमती लकड़ियां हैं, कीमती लकड़ियों के माध्यम से व्यापार करके भी जो टैक्स वसूल किए जाते थे वह भी राजा के खजाने में आता था। इन प्रकार के टैक्स जो लगाए गए, इन टैक्सेस से प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है प्रजा के ऊपर कि टैक्स देना है। आज के भी डेट हमारी सरकार किसी टैक्स का घोषणा करे, जैसे अभी कुछ दिन पहले जीएसटी की बात हम अगर लें, तो जीएसटी के लिए जब सरकार ने घोषणा किया तो कितनी तरह की जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था पूरे देश में, कितनी तरह की चर्चा जो है और वार्ताएं हुई थी। तो हम अभी उस विषय पर बहुत अधिक आगे नहीं जाएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। तो जब कृषि के ऊपर टैक्स लगाया गया तो व्यक्ति के पास, प्रजा को अब सोचने के लिए जो है मजबूर होना था कि ऐसे कौन सी व्यवस्था से कौन से विकल्प को विकसित किया जाए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। दूसरी बात ये, व्यापार इस प्रकार से और अधिक बढ़ाया जा सके और शिल्पकारी को और कितना अधिक उन्नत बनाया जा सके। और उसके बाद पशु उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं उनको कितना अधिक परिष्कृत किया जाए और हडरर्स और गैदरर्स के द्वारा कितना अधिक से अधिक जंगली या जंगल की कीमती वस्तुओं का कलेक्शन किया जाए। तो इस प्रकार से ये 5 टैक्स जो है राजा अपने प्रजा के ऊपर रोपित करता था, जिसके माध्यम से जो उसका सरकारी खजाना होता था, जो ट्रेज़र होता था, वह जो है आगे कार्य करता था अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने में। अब इनका प्रभाव जो पड़ता है, वह प्रभाव जानने के लिए, इनका जो प्रभाव समाज पर पड़ता है टैक्सेस का, ये जानने के लिए हमें मगध की ओर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मगध के ऊपर एक क्लोज़र लुक देखते हैं। तो मगध के बारे में हमें देखने से इनकी जो प्रभाव, जो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, वह हमें देखने को यहाँ मिलता है।
क्लोजर लुक। क्लोजर लुक क्या? मगध। मगध। अब मगध की संपन्नता के क्या कारण थे? क्यों मगध जो है शक्ति के केंद्र में था? मगध शक्ति के केंद्र में होने के पीछे जो है बहुत सारे भौगोलिक कारण हैं। और भौगोलिक कारण क्या होते हैं कि सर्वप्रथम जो पहला कारण होता है, वह कारण ये होता है कि जल का स्रोत वहाँ पर पाया जाना। तो जल के स्रोत में वहाँ पर नदियों का प्रवाह था, जिनमें प्रमुख 2 नदियाँ थी, गंगा और सोन। तो जल स्रोत क्या था? पॉइंट नंबर 1, जल स्रोत, जिसमें क्या-क्या था? गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी। अब गंगा और सोन नदी, अब नदी के होने से, नदियों से, जल स्रोत से क्या जो है लाभ मिलता है? तो पहला लाभ जो था, उस समय की परिस्थिति के अनुसार व्यापार में सुगमता। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार किए जाते थे, वह नदी यानी जल मार्गों के द्वारा किया जाता था। जल मार्गों से जो है व्यापार करने से कई लाभ ये होते थे कि पहले के समय में जो मार्ग थे हमारे, विशेष रूप से ज़्यादातर जंगली रास्ते होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारियों को जाने के लिए बहुत सारे जो है उनके सामने दिक्कतें आती थी, समस्याएँ थी। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो है मार्ग जो है एक बेहतर जो है मार्ग माना जाता है। तो इसमें क्या था, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, वह व्यापार में सुगमता होती है। व्यापार क्यों होती है? क्योंकि यातायात की सुगमता होती है। यातायात की सुगमता। यातायात की सुगमता। दूसरा जो पॉइंट होता है, सिंचाई की उचित व्यवस्था। सिंचाई की उचित व्यवस्था। और जो तीसरा होता है, वह होता है जब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो तो एक स्वाभाविक रूप से वहाँ की मिट्टी और अधिक उपजाऊ होगी और आवश्यकता अनुसार जब भी कभी फसलों को जल की आवश्यकता है, तो वह पूर्ण होती रहेगी। तो इसमें क्या है, मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता। तो इस प्रकार से जल स्रोत होने के जो है द्वारा यहाँ पर 3 बहुत ही बड़ा जो है लाभ देखने को मिलता है। सबसे पहले व्यापार की सुगमता होती है, व्यापार और उन्नत करता है क्योंकि यातायात व्यवस्था मजबूत होती है। सिंचाई की व्यवस्था उचित होने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और मिट्टी की उर्वरता होने से भी कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो पहला जो बेनिफिट मिलता है, वह होता है जल स्रोत से इन 3 चीज़ों का। अगला जो दूसरा बिंदु आता है, वह लौह अयस्कों का प्राप्त होना। तो लौह अयस्क के प्राप्त होने से जो बेनिफिट होता है मगध को, वह यह होता है कि सबसे पहला लौह अयस्क की प्रचुरता। लौह अयस्क की प्रचुरता। इसका जो बेनिफिट होता है, वह बेनिफिट क्या होता है? अब लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर शोध होना स्टार्ट होता है, रिसर्च होना स्टार्ट होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि अब जो कृषक वह लोहे के हल का प्रयोग करने के स्थान लोहे के हलों का प्रयोग करने लगते हैं और लोहे के हल के प्रयोग से क्या होता है कि जुती पहले लकड़ी के हलों से ज्यादा नीचे गहराई से नहीं जुत पाती, अब लोहे के हल के प्रयोग से मिट्टी और भी अधिक अच्छे तरीके से जो है जोती जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ होता है लौह अयस्कों से जुताई कार्य। जुताई कार्य में आसानी। क्यों? क्योंकि लोहे के हलों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है।
लोहे के हलों का प्रयोग प्रारंभ होता है। ये दूसरा जो बेनिफिट होता है, औजारों और हथियारों को विकसित कर लिया और अधिक किया जाता है। औजारों एवं हथियारों का विकास। तो औजारों के विकास से क्या होता है? औजारों के विकास से कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में सहायता मिलती है। हथियारों का विकास जब होता है तो उससे आर्मी को मजबूती मिलती है। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं आर्थिक संपन्नता किस प्रकार से बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ जो है उसकी सेना को मजबूती मिल रही थी। तो अब ये 2 सबसे बड़े जो है लाभ दिखाई देते हैं मगध को अयस्कों की प्राप्ति से। तीसरा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है क्षेत्र में वनों की प्रचुरता, यानी कि जो मगध क्षेत्र था वहां पे वन बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते थे। तो वनों की प्रचुरता, वन की प्राप्ति से क्या बेनिफिट था? तो वन की प्राप्ति से सबसे पहली बात जो थी वह यह थी कि कीमती लकड़ियों का प्राप्त होना, जिससे व्यापार को भी लाभ मिलता था। उसके साथ-साथ रथों का बनाया जाना, बैलगाड़ी का बनाया जाना और उसके अलावा अब जो घर थे और महल थे लोगों के, वह भी फूस के जगह पर या मिट्टी के स्थान पर लकड़ी के बनाए जाने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहला क्या बेनिफिट होता है? लकड़ी से घरों एवं महलों का निर्माण। महलों का निर्माण। दूसरा बेनिफिट कीमती लकड़ी। कीमती लकड़ी व्यवसाय के रूप में लाभ देती थी। और अगला बैलगाड़ी, ये भी एक यातायात का साधन है। बैलगाड़ी एवं रथों का निर्माण। रथों का निर्माण। तो यह 3 प्रकार का लाभ जो है वनों की प्रचुरता से मगध को हुआ। अगला बिंदु है वहां के वनों में हाथियों का प्राप्त होना। तो हाथियां वहां के वनों में बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती थी और इसका एक प्रसंग भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है। जब वेस्ट एशिया और इजिप्ट को जीत करके सिकंदर भारत की विजय के लिए आगे बढ़ता है, तो व्यास के पास जब वो पहुंचता है उसके सैनिक आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। मना करने के पीछे यही कारण होता है कि पहले से उनके पास इस बात की खबर होती है भारत के राजा हैं, वह अपनी सेना में विशालकाय जीवों का प्रयोग करते हैं। तो विशालकाय जीवों का प्रयोग अपने आप में एक दहशत को पैदा कर देने वाला एक तथ्य था, जिससे वे भारत की सेना की लड़ाई नहीं करना चाहते थे, वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि जो उन पहली बात तो वो विशालकाय जीव हैं, दूसरी बात ये कि ट्रेंड किया गया है, उनको सेना में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए ट्रेंड किया गया है। तो इन हाथियों का भी जो प्रयोग था वो आर्मी के लिए किया जाता था, इसलिए भी जो है लोग डरते थे। तो हाथियों की प्राप्ति, तो इन वनों से यह 4 प्रकार के लाभ जो है वहां के राज्य मिला। तो मगध इस प्रकार इन बिंदुओं को लेकर के सबसे पहले जल स्रोतों का प्राप्त होना, दूसरा बिंदु लौहों की प्रचुरता और तीसरा वनों की प्रचुरता। ये 3 मुख्य ऐसे बिंदु बनते हैं जो मगध को जो है शक्ति केंद्र में स्थापित करते हैं। और मगध में 2 विशेष राजा हुए जिन्होंने इसकी जो है ज्योग्राफिकल रीजन का बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है लाभ उठाया, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह अजातशत्रु और बिंबिसार का आता है। इन दोनों राजाओं ने जो है बहुत
अधिक जो है इनका मगध के स्रोतों का, उनके रिसोर्सेज का बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर इसका जो है लाभ उठाया और अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जो तीसरा एक और नाम आता है वह महापद्म नंद का है। महापद्म नंद ने भी का विस्तार किया। उसने भी मगध में पाए जाने वाले जो उनके स्रोत थे, उन स्रोतों का एक व्यापक पैमाने पर लाभ उठाया। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि जब राजा ने टैक्स लिया तो किस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिला। दूसरी बात ये कि मगध किस प्रकार से विकसित हुआ। अब मगध को हमने देखा तो मगध को जो हमें देखने को मिलता है, मगध की एक जो सबसे खास बात देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है कि मगध क्या था, एक जो है राज्य व्यवस्था से शासित हो रहा था। इसी के साथ जो दूसरे राज्य का विकास कर रहा था, दूसरा राज्य जो विकसित था वह वज्जी संघ था। इसी को हम वज्जी संघ के नाम से भी इसलिए जानते हैं, वहाँ पे संघ प्रणाली थी। वहाँ बिल्कुल यहाँ से ठीक उल्टा वहाँ था। यहाँ पे राजा अपने मंत्रिमंडल गठन करता था, वहाँ पर संघ या मंत्रिमंडल अपने राजा का गठन करता था। तो ये दोनों व्यवस्था ठीक एक दूसरे की उल्टी मिलती है। वहाँ पर गणतंत्र था और यहाँ पर राजतंत्र था। तो अब हम मगध के बाद वज्जी पर छोटा सा जो है एक ओवरलुक करते हैं। तो वज्जी में हम क्या देखते हैं कि वज्जी की जो व्यवस्था है वह संघ या गण द्वारा संचालित है। वज्जी, तो वज्जी में क्या है, यहाँ पर संघ है, संघ है या फिर गण है। संघ और गण, हमें दो में से एक, उन्हीं को गण भी हम कहते हैं, गण। यह एक ग्रुप होता था, संघ होता था, जिसमें जो है कुछ विशेष लोगों का यह जो है एक समुदाय होता था जो अपने राजा का चयन करते थे। यानी कुछ विशेष वर्ग मिल करके अपने राजा को उन्होंने बिठाया। अब जब भी कभी राज्य के संचालन के लिए कोई चर्चा करनी होती थी, कोई व्यवस्था बनानी होती थी, किसी योजना को जो है लागू करना होता था, तो सबसे पहले यह संघ उस पर चर्चा करता था। ये जो संघ था या गण थे, ये उस विषय पर चर्चा करते थे, किस प्रकार से उस व्यवस्था को और कैसे लागू किया जाए, कहाँ कितना हद तक जो है उनको मिलेगा। दूसरी बात ये रिचुअल, जो हमारे कर्म कांड रिचुअल्स से, ये दोनों राज्यों में हमें कॉमन देखने को मिलता है। रिचुअल्स, रिचुअल्स आपको दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा, मगध में भी देखने को मिलेगा और वज्जी में भी देखने को मिलेगा। तीसरी जो अन्य बात होती है, इनकी सभाओं में, इनकी संघ में या इनके गण का जो इनका जो गठन, उसमें दास, महिलाएं, जो अन्य छोटे स्तर के कर्मचारी होते थे वह हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो क्या था, दास, वुमेन या कम्मकारा, उनको कम के नाम से जाना जाता था। कम, यह हिस्सा नहीं ले सकते थे, could not participate, could not participate। तो इस प्रकार से वज्जी राज्य जो है एक महाजनपद के रूप में ठीक मगध महाजनपद के अपोजिट हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अब हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम एक एक करके क्रमवार सभी महाजनपदों का विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी शासन प्रणाली, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, इन सभी व्यवस्थाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपना हल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम बार एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। और एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ।